हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1847 की पूरी कहानी को आसान और रोचक तरीके से समझाया गया था। 1857 की क्रांति से लेकर 1847 की आज़ादी तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, आंदोलन और महान नेताओं की भूमिका को सरल भाषा में जोड़ा गया है और उस तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। तो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे जो हमारा रहेगा आज साइमन कमीशन, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर जाना होगा। इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हो नया तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है और किसी और टॉपिक्स पे आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसी कानून में ये लिखा था कि 10 साल बाद एक आयोग बनेगा जो यह देखेगा कि भारत में जिम्मेदार सरकार का सिस्टम कितना काम कर रहा है। तो कायदे से तो इसे 1929 में ही बन जाना चाहिए था, लेकिन यह तो 2 साल पहले ही बन गया। 8 नवंबर 1927 को। इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी इस असल में भारत के लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन की अपनी राजनीति के लिए थी। 1929 में वहाँ चुनाव होने वाले थे और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसे डर था कि लेबर पार्टी जीत जाएगी, और लेबर पार्टी को भारतीयों के प्रति थोड़ा नरम माना जाता था। तो कंजर्वेटिव को लगा कि अगर लेबर पार्टी ने आयोग बनाया तो वे शायद भारतीयों को ज़्यादा अधिकार दे देगी, तो उन्होंने चुनाव से पहले ही अपनी पसंद का आयोग बना दिया। तो उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे और भारत सचिव बरकनहद जी और अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, जिनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा था। और इसके विरोध की सबसे बड़ी वजह कुछ और ही थी। वजह थी इसके सदस्य कमीशन की कुल 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीयों को इसमें शामिल ना करने का सुझाव खुद वायसराय लॉर्ड इरविन ने ही दिया था। इसलिए कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन या व्हाइट मैन कमीशन कहा था। एक तरफ से सीधी सीधी बेइज्जती थी कि भारतीय अपने भविष्य का फैसला करने के काबिल ही नहीं है। वैसे कमीशन के सदस्यों में एक नाम बड़ा दिलचस्प है, क्लेमेंटली। वही क्लेमेंटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने जब भारत आज़ाद हुआ। यह तो इतिहास का एक अजीब संयोग है। तो कांग्रेस ने दिसंबर 1927 के अपने मद्रास अधिवेशन में इसके पूरे बहिष्कार का फैसला कर लिया। उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। और मुस्लिम लीग ने क्या किया उसको जानते हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग का जो जिन्ना गुट था उसने भी इसका बहिष्कार किया। तो जब यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा तो इसका स्वागत जाहिर है कि अच्छा नहीं हुआ था। स्वागत हुआ काले इन झंडों और साइमन गो बैक के नारों से, यानी कि काले झंडे और साइमन गो बैक, इस तरह के नारे दिए गए। पूरे देश में गुस्सा था। अलग अलग शहरों में बड़े बड़े नेता इसका नेतृत्व कर रहे थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, और लाहौर में लाला लाजपत राय। और लाहौर का विरोध प्रदर्शन बहुत ही दुखद साबित हुआ। 31 अक्टूबर 1928 को पुलिस ने शांतिपूर्ण भीड़ पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया और उसी में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही हफ्तों बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। यह बहुत बड़ी क्षति थी। महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु पर कहा था, हमारे सौर मंडल से एक तारा
गायब हो गया है। इससे उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतने भारी विरोध के बावजूद कमीशन ने अपना काम जारी रखा और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट भी दे दी। रिपोर्ट तो उन्होंने दी, लेकिन क्या थी उसका मुख्य सिफारिशें क्या थी उसको देखते हैं। जैसे भारत में एक संघीय शासन की व्यवस्था हो, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए और सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। लेकिन सबसे विवादित बात तो कुछ और थी। सबसे विवादित सिफारिश थी सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखने की, मतलब धर्म के आधार पर अलग वोटिंग का जो सिस्टम था उसे बनाए रखने की। और इसी रिपोर्ट पर विचार के लिए फिर गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ और 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम बना था उसका आधार भी काफ़ी हद तक यही रिपोर्ट थी। अब अगला टॉपिक देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट। तो जब भारतीय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो भारत सचिव लॉर्ड बर्किन हेड ने एक चुनौती दे डाली। उन्होंने भारतीयों का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय सिर्फ विरोध कर सकते हैं, उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वह सब मिलकर एक ऐसा संविधान बना सकें जो उनके अपने सभी दलों को मंजूर हो। और इस चुनौती को भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया। मई 1928 में बंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और उसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे संविधान का एक मसौदा तैयार करने का काम दिया गया। और इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इसका प्रारूप मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू इन दोनों ने मिलकर तैयार किया था। तो इस रिपोर्ट की सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं उनको जानते हैं, मतलब ज़रूरी बातें उस समय क्या थी। ठीक है, सबसे पहली और बड़ी मांग थी भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की, यानी ब्रिटिश सरकार के भीतर ही स्वशासन। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को खत्म करने की बात की गई। यह एक बहुत बड़ा कदम था। साथ ही केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात थी और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखने का सुझाव था। और इसमें मौलिक अधिकारों की भी मांग थी। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। साथ ही भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हो और सभी वयस्कों को वोट का अधिकार मिले, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो। लेकिन रिपोर्ट में हर कोई एक मत नहीं था, खासकर कांग्रेस के अंदर ही। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे वो डोमिनियन दर्जे की मांग के खिलाफ थे। वो पूर्ण स्वराज चाहते थे, उन्हें पूरी आज़ादी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। तो फिर इस मतभेद को कैसे सुलझाया गया उसको जानते हैं। यहाँ महात्मा गांधी ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सरकार को 1 साल का समय दिया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 1 साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं करती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। यह एक तरफ से अल्टीमेटम था। अब अगला टॉपिक देखते हैं, जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम। तो जैसा हमने देखा कि नेहरू रिपोर्ट ने सांप्रदायिक निर्वाचन को खत्म करने की बात की थी और यही बात मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आई। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में कुछ बदलाव सुझाए। जैसे उनकी एक बड़ी मांग थी कि केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों के लिए 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित हो, लेकिन यह मांग स्वीकार नहीं की गई। और इसी के जवाब में जिन्ना ने मार्च 1929 में अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया। तो इसमें क्या मुख्य मांगे थी उसको जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट
से कैसे अलग था? देखिए, कई मायनों में यह नेहरू रिपोर्ट के ठीक उल्टा था। जैसे जिन्ना ने कहा था कि व्यवस्था संघीय हो लेकिन अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए, ना कि केंद्र को। मुस्लिम बहुल प्रांत ज़्यादा शक्तिशाली हो, और उन्होंने साफ कहा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी रहनी चाहिए। केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 प्रतिनिधित्व की मांग तो थी, और साथ ही केंद्रीय प्रांतीय मंत्रिमंडलों में भी 1/3 मंत्री मुस्लिम हों, यह भी एक उनकी मांग थी। सिंध को मुंबई से अलग करने की मांग थी। इसमें शामिल थी सिंध को एक नया प्रांत बनाने की मांग। कांग्रेस ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, और इसी के साथ भारतीय दलों के बीच एकता बनाने की जो एक कोशिश थी वो एक तरह से विफल हो गई, और लॉर्ड बर्कनहेड की जो चुनौती थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हो गई। अब बात करते हैं कांग्रेस के उन महत्वपूर्ण अधिवेशनों की जिन्होंने आगे की दिशा तय की। सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन 1928, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, और इसी में नेहरू रिपोर्ट को पारित किया गया और सरकार को 1 साल की मोहलत दी गई थी। और फिर आया ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 का। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। यहीं पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया। डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़कर अब पूरी आज़ादी की मांग। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की पूरी अनुमति दे दी गई, और एक और बड़ा फैसला हुआ। यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और फिर 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और ये 26 जनवरी की तारीख हमारे लिए हमेशा के लिए खास बन गई। देखिए, भारत आज़ाद तो 15 अगस्त को हुआ, लेकिन 26 जनवरी की इस तारीख का महत्व बनाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 2 महीने इंतज़ार किया गया, और 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया ताकि इस ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए याद रखा जा सके। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो तय कर लिया था, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस बड़े आइडिया के लिए अब पूरे देश को एक साथ कैसे लाया जाए। और वहीं गांधी जी की असली दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने आंदोलन के लिए एक ऐसी चीज चुनी जो हर भारतीय की मतलब गरीब से गरीब इंसान की जिंदगी का हिस्सा थी, वो था नमक। नमक उस समय नमक बनाने और बेचने पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था, और उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा था। गांधी जी ने पूर्ण स्वराज जैसे एक बड़े लक्ष्य को एक बहुत ही रोजमर्रा के मुद्दे से जोड़ दिया। तो आंदोलन शुरू करने से पहले क्या उन्होंने सरकार से सीधी बात की थी? यहाँ पे एक सवाल उठता है। उनकी आखिरी कोशिश की थी उन्होंने बात करने की? तो ऐसा बिल्कुल है, उन्होंने इस तरह की कोशिश करी थी, लेकिन एक मौका और दिया गया। उन्होंने वायसराय इरविन के सामने अपनी 11 मांगे रखी। यह मांगे 31 जनवरी 1930 को उनके अखबार यंग इंडिया में छपी थी। यह एक तरह का अल्टीमेटम था, और इन मांगों में क्या खास था यह जानते हैं? क्या यह सिर्फ नमक के बारे में था? नहीं, यह बहुत ही व्यापक थी। इसमें सेना के खर्च और सरकारी वेतन में 50% कटौती जैसी बड़ी आर्थिक मांगे थीं। तो किसानों के लिए भू राजस्वों में 50% की कमी की मांग भी थी, और साथ ही नमक कर को खत्म करना और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, मतलब समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की थी।
और वायसराय इरविन का क्या जवाब था, इस पर हम बात करते हैं। इरविन ने इन मांगों को कोई तवज्जो ही नहीं दी, सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने, सीधे तरीके से जो है इसको खारिज कर दिया था। और इसी के जवाब में गांधी जी ने 2 मार्च को इरविन को एक खत लिखा और उसमें उन्होंने वो अपनी मशहूर बात कही, मैंने रोटी मांगी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हुई। और यहीं से उस ऐतिहासिक दांडी मार्च की कह सकते हैं कि नींव पड़ी। यह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। साबरमती से गुजरात के ही नवसारी जिले में दांडी नाम की एक जगह तक। और इसमें कुल कितना समय लगा उसको जानते हैं, पूरे 24 दिन लगे। गांधी जी के साथ शुरुआत में तो सिर्फ 27 अनुयायी थे, बस 27, लेकिन और कितनी दूरी थी उसको जानते हैं। दूरी लगभग 385 किलोमीटर थी, यानी कि 241 मील। तो गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और इस पूरे यात्रा में एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर उनके साथ था। उसकी वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय कवरेज भी मिला। इसी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत दिलचस्प तुलना की थी। उन्होंने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तो 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने दांडी में नमक बनाया और कानून तोड़ दिया और बस वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। और इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अप्रैल को आंदोलन का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। क्या क्या था उस कार्यक्रम में उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हर जगह नमक कानून तोड़ना, फिर सरकारी स्कूलों और दफ्तरों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों को जलाना और सबसे ज़रूरी सरकार को किसी भी तरह का टैक्स ना देना। और यह आंदोलन तो पूरे देश में फैल गया, आग की तरह फैला। तमिलनाडु में इसका नेतृत्व किया सी राजगोपालाचारी ने। उन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की और दक्षिण में कहीं और केरल में मालाबार तट पर के केलप्पन ने कालीकट से पेन्नार तक यात्रा का नेतृत्व किया। आंध्र प्रदेश में तो शिविरम नाम से मुख्यालय तक बनाए गए और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में भी। वहाँ तो खान अब्दुल गफ्फार थे, उनके नेतृत्व में एक खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। यहाँ पे इन चीज़ों को नोट करेंगे आप। उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी या बादशाह खान, उनकी पत्रिका भी थी पख्तून नाम से। इसी दौरान पर पेशावर कांड भी हुआ था, जहां गढ़वाल रेजिमेंट ने गोली चलाने से मना कर दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। वह चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट ने अपने ही निहत्थे देशवासियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया था। यह सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था और पूर्वोत्तर में भी इसकी गूंज सुनाई दी। मणिपुर और नागालैंड में जिया तरंग आंदोलन हुआ। इसका नेतृत्व पहले यदुनाग ने किया और फिर उनकी फांसी के बाद उनकी सिर्फ 13 साल की बहन रानी गायदीन ने कमान संभाली। वो सिर्फ 13 साल की थी। जवाहरलाल नेहरू ने ही उन्हें रानी की उपाधि दी थी जब वह 1937 में उनसे शिलांग जेल में मिले थे और उन्हें पहाड़ों की बेटी भी कहा था। बच्चों की भागीदारी की बात करें तो वानर सेना और मंजरी सेना भी इसी आंदोलन के दौरान बनी। लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना। तो आंदोलन के इस फैलाव से सरकार तो पूरी तरह बौखला गई। बिल्कुल दमन का चक्र शुरू हो गया। अब मानिए आपकी 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग, ठीक है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां बंगाल में हुई। जून 1930 में तो कांग्रेस को ही गैर कानूनी संगठन जो है घोषित
कर दिया गया। और महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया उसको जानते हैं। उन्हें 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से आंदोलन तो रुका ही नहीं। उनके बाद आंदोलन का नेतृत्व पहले अब्बास तैयब जी ने किया और फिर सरोजनी नायडू ने, और सरोजनी नायडू के नेतृत्व में ही वह धर्षणा कांड हुआ। 21 मई 1930 को धर्षणा नमक डेपो पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसका नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के बेटे मणिलाल गांधी कर रहे थे। और वहाँ पुलिस ने बहुत बर्बरता की, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत लाठीचार्ज वगैरह, बहुत उनके संग क्रूरता की। वहाँ जो हुआ उसे अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपनी पत्रिका न्यू फ्री मैन में कवर किया था। क्या लिखा था उन्होंने उसको जानते हैं। उन्होंने लिखा था कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ घटना थी। पुलिस निहत्थे सत्याग्रहियों पर लोहे की मूठ वाली लाठियों से हमला कर रही थी और किसी ने भी पलटकर हाथ नहीं उठाया। अहम इस घटना ने तो दुनिया भर में ब्रिटिश राज की छवि खराब कर दी। तो अब बड़े नेता जेल में थे। इसी बीच 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। जाहिर है जब सब नेता जेल में हैं तो कौन उस सम्मेलन में जाता। तो सरकार को समझ आ गया कि कांग्रेस के बिना बात ही नहीं बनेगी और फिर गांधी जी को रिहा किया गया 26 जनवरी 1931 को और फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस समझौते को स्वीकार किया गया। उस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और वहीं पर गांधी जी ने वह बात कही थी, गांधी जी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव भी तो पेश हुआ था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो समझौते के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, लेकिन वो तो असफल रहा। पूरी तरह से वह निराश होकर वापस आए और 4 जनवरी 1932 को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार आंदोलन को वैसी सफलता नहीं मिली। सरकार इस बार तैयार थी। गांधी जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे आंदोलन की रफ्तार कम हो गई और गांधी जी भी हरिजन सेवक संघ के कामों में लग गए। तो फिर इसे अंतिम रूप से वापस कब लिया गया उसको जानते हैं। अंत में 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से वापस ले लिया गया। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम गोलमेज सम्मेलनों और उनसे जुड़ी उन घटनाओं की गहराई से पड़ताल करेंगे जिन्होंने भारत की आज़ादी की कहानी को एक नया मोड़ दिया। यह वह दौर था जब लंदन में भारत के भविष्य पर आप कह सकते हैं एक तरह से मंथन चल रहा था। कुल तीन सम्मेलन हुए थे जिन्हें हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और कहानी शुरू होती है पहले गोलमेज सम्मेलन से। पहला गोलमेज सम्मेलन, तो पहले सम्मेलन पर आते हैं। यह हुआ था 1930 के आखिर में 12 नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चला था। 19 जनवरी 1931 तक और जगह थी लंदन का सेंट जेम्स पैलेस। सुनने में तो बड़ा भव्य लगता है, लेकिन ये सवाल यहाँ पर यह है कि अंग्रेजों को अचानक भारतीयों को वह भी बराबरी पर बिठाकर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी उसको जानते हैं। देखिए इसके 3 बड़ी वजह थी। पहली तो थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट जिस पर चर्चा होनी थी, जिसका पूरे भारत में साइमन गो बैक के नारों से विरोध हुआ था। वहीं क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो एक तो वजह यह थी और दूसरी वजह थी देश में चल रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसने ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर रखा था। और तीसरी
सबसे बड़ी वजह थी भारत के लिए एक नए संविधान का ढांचा तैयार करना। यह वाकई एक बड़ी बात थी। पहली बार हो रहा था कि ब्रिटिश शासक भारतीयों के साथ एक बराबरी की मेज पर बैठे थे। इस बड़ी बैठक का उद्घाटन खुद ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, मतलब कि माहौल तो पूरा सेट था, पूरा गंभीर था। तो इस मेज पर भारत की तरफ से कौन कौन से बड़े चेहरे मौजूद थे उनको जानते हैं। भारत से कह सकते हैं कि अलग अलग आवाजें पहुंची थी। जैसे मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे, आगा खान, और हिंदू महासभा से BS मुमजे और श्री जयकार आए थे। तेज प्रताप सप्रू जैसे उदारवादी नेता भी थे और एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज थी दलित वर्ग की, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा सिख समुदाय के लोग थे, व्यापारी थे, एंग्लो इंडियन समुदाय के भी प्रतिनिधि थे। कुल मिलाकर 79 प्रतिनिधि थे। लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक नाम गायब है। उस वक्त का सबसे बड़ा नाम कांग्रेस, वह क्यों नहीं गई उसको जानते हैं। और यही इस सम्मेलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उस वक्त सविनय विज्ञान आंदोलन अपने चरम पर था और कांग्रेस के सारे बड़े नेता, गांधी जी समेत, वो सब जेल में बंद थे। तो इसलिए कांग्रेस ने इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया और जाहिर है बिना कांग्रेस के भारत के भविष्य पर कोई भी चर्चा अधूरी ही थी। तो फिर उस बंद कमरे में क्या हुआ उसको जानते हैं। जब सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं थी तो क्या मांगे रखी गई होंगी। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग था। कह सकते हैं जिन्ना ने अपनी मशहूर 14 सूत्रीय मांगे सामने रखी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था, मतलब कि पृथक निर्वाचन की मांग की। साथ ही सेना में भर्ती में रियायत की भी बात की और देसी रियासतों ने भी कुछ मांगा था। देसी रियासतों ने, राजाओं ने तो केंद्रीय विधानसभा में सीधे 50% सीटें मांग ली। इतनी अलग अलग मांगों के साथ तो किसी एक नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन रहा। यही हुआ, कोई भी किसी बात पर सहमत नहीं हो पाया और यह सम्मेलन बिना किसी ठोस नतीजे के ही खत्म हो गया। पूरी तरह से एक असफल कोशिश। इसी पर राजेंद्र प्रसाद जी की एक बहुत मज़ेदार टिप्पणी भी है, वो बारात वाली। उन्होंने कहा था यह एक ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा ही शामिल नहीं हुआ और यहाँ दुल्हा जाहिर तौर पर कांग्रेस थी। तो पहला राउंड तो पूरी तरह फ्लॉप हो गया क्योंकि दूल्हा यानी कि कांग्रेस ही नहीं वहाँ पर थी। तो अंग्रेजों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि बिना कांग्रेस के यह पूरी कवायद बेकार है। उन्हें समझ आ गया था। यहीं से कहानी में एंट्री होती है गांधी इरविन समझौते की। सही पकड़ा आप सबने। पहले सम्मेलन की नाकामी ने अंग्रेजों पर दबाव बना दिया था। वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को दूसरे सम्मेलन में लाना चाहते थे और इसी कोशिश का नतीजा था 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसे मुमकिन बनाने में तेज बहादुर सप्रू और जयकार जैसे नेताओं ने बीच बचाव का काम किया। इस समझौते पर उस समय की कुछ टिप्पणियां भी बहुत मशहूर हैं, जैसे सरोजनी नायडू की। उन्होंने इसे 2 महात्माओं का मिलन कहा है। एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ लॉर्ड इरविन। और KM मुंशी ने भी कुछ कहा है यहाँ पर। KM मुंशी ने तो इसे भारत के संवैधानिक इतिहास की एक ऐसी घटना बताया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक युग परिवर्तक घटना। तो इस ऐतिहासिक समझौते में सरकार क्या करने पर राजी हुई उसको जानते हैं। मतलब कि कांग्रेस को क्या मिला। सरकार कुछ बातों पर झुकी, जैसे उन्होंने माना कि लोग अपने निजी इस्तेमाल के लिए नमक बना सकते हैं, बेच नहीं सकते पर बना सकते हैं। फिर उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया गया जिन पर हिंसा का कोई आरोप
नहीं था। आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस करने की बात हुई। कांग्रेस के लिए बड़ी जीत थी ये, लेकिन बदले में कांग्रेस को क्या छोड़ना पड़ा उसको जानते हैं। जरूर कोई बड़ी कीमत चुकाई होगी। कीमत बहुत बड़ी थी। कांग्रेस को अपना सबसे बड़ा हथियार सविनय अवज्ञा आंदोलन उसे वापस लेना पड़ा। साथ ही दूसरे गोल में सम्मेलन में शामिल होने का वादा भी करना पड़ा। एक शर्त और थी कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। मतलब एक तरह से आंदोलन की धार को खुद ही कम कर दिया गया। और इसी समझौते के ठीक बाद देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इस घटना ने तो पूरे माहौल को ही बदल दिया। देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों में यह भावना थी कि गांधी जी ने समझौते में भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए पर्याप्त दबाव ही नहीं बनाया। और इसी गुस्से का असर दिखा कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो उनका जबरदस्त विरोध हुआ। उन्हें काले झंडे दिखाए गए। गांधी जी गो बैक के नारे भी लगे। यह गांधी जी के लिए बहुत मुश्किल दौर रहा और शायद ही इसी दबाव में उन्होंने वो प्रसिद्ध बात कही, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। यह उनका तरीका था यह कहने का कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है। इतने विरोध के बाद भी कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दे दी गई और गांधी जी को कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भेजने का फैसला भी किया गया। वैसे इस कराची अधिवेशन की एक और खास बात थी जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। आप मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों पर एक प्रस्ताव पेश किया। यह एक बहुत दूरदर्शी कदम था। उसकी छाप हमें आज़ाद भारत के संविधान में भी साफ दिखाई देती है। तो अब मंच तैयार था दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए। इस बार दूल्हा यानी कि कांग्रेस भी शामिल हो रही थी। यह कब हुआ उसको जानते हैं। दूसरा सम्मेलन सितंबर 1931 में शुरू हुआ। ब्रिटेन में सरकार तो वही थी, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, लेकिन भारत में वायसराय बदल चुका था। इरविन की जगह वेलिंगटन आ गए थे, लॉर्ड वेलिंगटन, और वो कांग्रेस के प्रति काफ़ी सख्त माने जाते थे। और इस बार गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे, कांग्रेस की तरफ से अकेले। कहते हैं चर्चिल ने उन्हें देखकर अधंगा फकीर कहा था। फ्रैंक मॉरिस और चर्चिल दोनों ने यह टिप्पणी की थी। यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य का तामझाम और दूसरी तरफ भारत का एक साधारण सा प्रतिनिधि। और गांधी जी वहाँ तिंगले हॉल में एक आम आदमी की तरह रुके थे। उनके अलावा इस बार भी जिन्ना थे, अंबेडकर थे और साथ में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जैसी महिला प्रतिनिधि भी शामिल हुई। तो इस बार जब सब मौजूद थे, कांग्रेस भी थी, तो क्या बात बनी उसको जानते हैं। क्या यह सम्मेलन सफल रहा? दुर्भाग्य से यह सम्मेलन भी बुरी तरह असफल हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सांप्रदायिक समस्या। फिर से वही मुद्दा। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के खिलाफ, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की अपनी मांग फिर से जोर शोर से उठाई और गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। यहीं पर दोनों बड़े नेताओं के बीच टकराव हुआ। गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन दलितों को हिंदू समाज से हमेशा के लिए काट देगा। यह अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का एक ही हिस्सा है। लेकिन अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के नज़रिए से देखें तो क्या उनकी मांग गलत थी? वो तो बस अपने लोगों के लिए एक राजनीतिक सुरक्षा चाहते थे।
यहाँ पर ये क्वेश्चन जो उठ रहा है ये जायज़ है और यहीं पर जो है इस बहस की जटिलता है। दोनों ही नेता अपनी अपनी जगह सही थे। गांधी जी राष्ट्रीय एकता को बचाना चाहते थे और डॉक्टर अंबेडकर सदियों से दबे कुचले समाज के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना चाहते थे और इसी टकराव की वजह से सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गया और कोई सहमति नहीं बन पाई। गांधी जी को खाली हाथ भारत लौटना पड़ा और इस असफलता का नतीजा निकला कम्युनल अवार्ड के रूप में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक तरफ से कहा, अगर तुम लोग फैसला नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। यह क्या था उसको जानते हैं। दूसरे सम्मेलन की नाकामी के बाद 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी और इसके तहत मुसलमानों और सिखों की तरह ही दलित वर्ग को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। इसका मतलब था कि दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें होंगी उन पर सिर्फ दलित उम्मीदवार ही खड़े होंगे और उन्हें वोट भी सिर्फ दलित मतदाता ही देंगे। गांधी जी को डर था कि यह चीज़ हिंदू समाज को हमेशा के लिए तोड़ देगी। उन्हें यह सबसे बड़ा डर था। इस घोषणा के वक्त गांधी जी कहाँ थे उसको जानते हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। उस समय गांधी जी भारत वापस आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर चुके थे और पुणे की यवदा जेल में बंद थे। जैसे ही उन्हें इसका पता चला उन्होंने इसका विरोध करते हुए 20 सितंबर 1932 को जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन यह तो एक बहुत बड़ा कदम था। इससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक तरफ गांधी जी का अनशन तोड़ने का दबाव था तो दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी मांग छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा, यानी कि उन पर भी दबाव बढ़ने लगा कि वो अपनी मांगे जो है वो छोड़ें। और इसी संकट को सुलझाने के लिए हुआ पूना समझौता। 24 सितंबर 1932 को हुआ पूना पैक्ट। यह गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ। इसे कराने में मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नेताओं ने भूमिका निभाई। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, इन सब ने मध्यस्थता की और एक दिलचस्प बात यह है कि समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर ने खुद हस्ताक्षर किए, लेकिन गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने दस्तखत किए थे। मदन मोहन मालवीय जी ने, क्योंकि गांधी जी उस समय अनशन पर थे। तो आखिर में क्या हल निकला उसको जानते हैं। क्या तय हुआ इस पूना समझौते में। इसमें बीच का रास्ता निकाला गया। पहली बात, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग वापस ले ली गई, मतलब कि वोट सभी हिंदू मतदाता देंगे, लेकिन इसके बदले में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 147 कर दी गई, 2 गुनी से भी ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था और यहीं से आरक्षण की वह व्यवस्था पक्की हुई जो आज भी हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें और सरकारी नौकरियों में भी दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और इस समझौते के बाद गांधी जी ने अपना ध्यान दलितों के उत्थान की तरफ लगाया। उन्होंने छुआछूत मिटाने पर पूरा जोर दिया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और दलितों के लिए पहली बार हरिजन यानी ईश्वर के लोग इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस पूरे ड्रामे के बाद एक तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसकी कहानी क्या थी उसको जानते हैं। तीसरा सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ, लेकिन तब तक आप कह सकते हैं कि एक खेल का उत्साह जो है वो खत्म हो चुका था। वो बस एक औपचारिकता थी। कांग्रेस ने तो बहिष्कार किया ही होगा, लेकिन मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल नहीं हुई। तो फिर इसमें
गया कौन था उसको जानते हैं। बहुत गिने चुने लोग पहुंचे। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वो अपनी लड़ाई में लगातार डटे रहे। तो इस आखिरी और लगभग खाली सम्मेलन का नतीजा क्या निकला उसको जानते हैं। इस सम्मेलन में तीनों सम्मेलनों की चर्चाओं के आधार पर एक श्वेत पत्र यानी कि एक वाइट पेपर जारी किया गया, एक तरह से आने वाले कानून का ड्राफ्ट। और फिर इस वाइट पेपर का क्या हुआ? इस वाइट पेपर को ब्रिटिश संसद की एक समिति को भेज दिया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिंथगो थे, जो बाद में भारत के वायसराय भी बने। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया साइमन कमीशन से शुरू हुई थी, तो इतने सारे विरोध, बहसों और समझौतों से गुजरते हुए उसका अंतिम परिणाम इसी समिति की रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। उस पर चर्चा के लिए हम 3 गोलमेज सम्मेलन और सम्मेलनों के निष्कर्षों को समेटने वाला श्वेत पत्र, इन सभी का जो अंतिम उत्पाद था वो भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था जिसने आने वाले कई सालों तक भारत की राजनीति की दिशा तय की। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1939 से 1942 के बीच का जो दौर था उसको जानते हैं। यह एक बहुत ही निर्णायक दौर था और इसकी कहानी शुरू होती है एक वैश्विक घटना से जिसने सब कुछ बदल दिया। दूसरा विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और बस 2 दिन बाद 3 सितंबर को ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया और यहीं पर वो चिंगारी भड़की जिसने भारत की राजनीति में आग लगा दी। कैसे उसको जानते हैं। देखिए, ब्रिटेन के जो वायसराय थे लॉर्ड लिंथगो, उन्होंने बिना किसी भारतीय नेता या चुनी हुई सरकारों से पूछे मतलब कोई सलाह मशवरा नहीं किया और सीधा ऐलान कर दिया कि भारत भी इस जंग में ब्रिटेन के साथ है। यह एक तरफा फैसला था और कांग्रेस के लिए यह मतलब एक अपमान की बात थी। उनका सवाल साफ था, हमारी सहमति के बिना हमारे भविष्य का फैसला कैसे हो सकता है। सही बात है। और इसी के विरोध में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 22 अक्टूबर 1939 को उन्होंने अपने सभी 8 प्रांत मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कांग्रेस के इस्तीफे के ठीक 2 महीने बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, डे ऑफ डिलीवरेंस। और यह सिर्फ एक जश्न नहीं था, यह जश्न से कहीं ज़्यादा था। यह एक बहुत सोचा समझा राजनीतिक दांव था। मुक्ति दिवस मनाकर जिन्ना एक साथ कई निशाने साध रहे थे। जैसे कि पहला, वो ब्रिटिश सरकार को यह संदेश दे रहे थे कि देखिए, कांग्रेस पूरे भारत की आवाज़ नहीं है। दूसरा, वो भारतीय मुसलमानों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस का शासन तो एक अत्याचार था जिससे अब उन्हें मुक्ति मिली है। तो यहीं से विभाजन की नींव और गहरी होती चली गई। तो 1940 का साल शुरू हुआ और मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। और यहाँ कांग्रेस ने सरकार के सामने एक शर्त रखी। वह शर्त क्या थी उसको जानते हैं। शर्त बहुत साफ थी। उन्होंने कहा कि हम युद्ध में आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन बदले में केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनानी होगी। मतलब कि सिर्फ वादे नहीं, असली सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए थी। लेकिन वायसराय लिंथगो ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और जिस महीने कांग्रेस यह मांग रख रही थी उस महीने मुस्लिम लीग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए
बदलने की नींव डाल दी। आप लाहौर अधिवेशन की बात सोचिए उसके बारे में कि वो यहीं से शुरू हुआ था। 23 मार्च 1940 मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसी अधिवेशन में पहली बार आधिकारिक तौर पर द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पास किया गया। पहली बार आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव में साफ कहा गया कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुमत में हैं उन्हें मिलाकर आज़ाद राज्य बना दिया जाए, मतलब एक अलग देश की मांग रखी गई। और क्योंकि यह प्रस्ताव 23 मार्च को पास हुआ, इसलिए आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। इस प्रस्ताव से जुड़े कुछ नाम भी हैं जो याद रखने के लिए जरूरी हैं। इसे पेश किया था फजलुल हक ने, समर्थन किया था खलीकुज्जमा ने, और इसका मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया था सिकंदर हयात खान। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने विभाजन करो और भारत छोड़ो, मतलब डिवाइड एंड क्विट का नारा भी दिया था। जो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का विचार था, यह अचानक तो नहीं आया होगा। इसकी दार्शनिक जड़ें तो शायद मोहम्मद इकबाल से जुड़ी हुई थी। उन्होंने 1930 में ही लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इसकी बात की थी। लेकिन पाकिस्तान शब्द वो कहाँ से आया उसको जानते हैं। वो शब्द आया 1933 में। कैम्ब्रिज के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। उनके हिसाब से पाकिस्तान का मतलब था पा से पंजाब, आ से अफगान प्रांत, का से कश्मीर, सा से सिंध और तान बलूचिस्तान के लिए। दिलचस्प है, मजे की बात तो यह है कि 1933 में जब यह विचार आया तो लीग के बड़े नेताओं ने एक छात्र का ख्वाब कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन सिर्फ 7 साल बाद 1940 में यही ख्वाब मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा राजनीतिक लक्ष्य बन गया। तो 1940 के मध्य तक स्थिति यह थी कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज मांग रही थी, मुस्लिम लीग अलग देश और ब्रिटेन युद्ध में फंसा हुआ था और युद्ध में उनकी हालत पतली होती जा रही थी। यूरोप में हिटलर जीत रहा था, एशिया में जापान बर्मा तक पहुंच चुका था और ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति रूसवेल्ट की तरफ से। इसी दबाव में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए वायसराय लिंथगो 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लेकर आए, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं। तो क्या था इस प्रस्ताव में उसको जानते हैं। इसमें कुछ मुख्य बातें थी। एक की वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, और दूसरी थी युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, डोमिनियन स्टेट। और तीसरा, युद्ध के बाद एक संविधान सभा का निर्माण होगा। और एक बात और थी, अल्पसंख्यकों को लेकर, अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं होगा। यह एक तरह से मुस्लिम लीग को वीटो पावर देने जैसा था। तो यह तो पहली बार था जब अंग्रेज ने संविधान सभा की मांग को माना था, सैद्धांतिक रूप से पहली बार। फिर तो इसे मान लेना ही चाहिए था, लेकिन हुआ कि इसका ठीक उल्टा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे ठुकरा दिया। कांग्रेस ने क्यों ठुकराया उसको जानते हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए डोमिनियन स्टेट की बात अब बहुत पुरानी हो चुकी थी। यह मांग तो 1928 में की थी। अब उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज था और उन्हें भविष्य के वादों पर यकीन नहीं था। उन्हें तो एक अंतरिम सरकार चाहिए थी जिसका इसमें कोई जिक्र नहीं था। इसी पर जवाहरलाल नेहरू का वो मशहूर बयान है। उन्होंने कहा था, जिसे डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है, वो दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील के समान है। मतलब कि एक ऐसी चीज जिसका वक्त निकल चुका है। और मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इसमें अलग राष्ट्र पाकिस्तान की कोई साफ बात नहीं थी। तो अगस्त प्रस्ताव पूरी तरह से फेल हो गया। तो जब बातचीत का यह रास्ता बंद हो गया
तब कांग्रेस ने एक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह इसकी शुरुआत हुई 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था उसको जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया को यह दिखाना कि भारतीय इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। यह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। और इसका तरीका क्या था? सत्याग्रह के लिए चुने गए व्यक्ति अलग अलग जगहों पर जाकर युद्ध के खिलाफ भाषण देते थे और अपनी गिरफ्तारी दे देते थे। यह एक प्रतीकात्मक विरोध था। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और इस दौरान एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ, ना कोई पाई ना कोई भाई। यह है साम्राज्यवाद की लड़ाई। इसमें सत्याग्रहियों का क्रम अक्सर पूछा जाता है। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। यह सत्याग्रह 2 चरणों में चला था। पहला चरण दिसंबर 1940 में स्थगित हुआ और दूसरा चरण जनवरी 1941 से शुरू होकर जनवरी 1942 तक चला। और इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और फिर भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का साल भारतीय इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। तो शुरुआत में क्रिप्स मिशन में से करते हैं। यह 1942 में आया पर इसकी वजह क्या थी उसको जानते हैं, मतलब कि अचानक से क्यों आया। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी वजह थी द्वितीय विश्व युद्ध और उससे पहले जो अगस्त प्रस्ताव था वो फेल हो चुका था। तो अंग्रेजों पर खासकर चर्चिल पर बहुत दबाव था कि भारतीयों का सहयोग हासिल करें। तो इस मिशन में कौन कौन थे? 3 सदस्य थे। अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और उनके साथ थे पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इसकी कुछ तारीखें भी जरूरी हैं। इसकी घोषणा 11 मार्च 1942 को हुई। चर्चिल ने की थी ब्रिटेन में और यह लोग भारत पहुंचे 23 मार्च को। फिर अपने प्रस्ताव रखे 30 मार्च को, बात नहीं बनी तो 11 अप्रैल को सब वापस ले लिया गया। तो प्रस्ताव क्या थे उनको जानते हैं। क्या कुछ नया था? देखिए, मुख्य प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा और भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेटस। और यह भी कहा गया कि युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा भी बनेगी। यहाँ वायसराय की काउंसिल वाली बात भी कही गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। लेकिन एक शर्त यह भी थी कि सबसे बड़ी शर्त यह थी कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता भारत की सुरक्षा का जिम्मा ब्रिटेन के पास ही रहेगा। तो फिर इसे किसी ने नहीं माना, ना कांग्रेस ने ना ही मुस्लिम लीग ने। दोनों ने ही इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस की क्या वजह थी? यह डोमिनियन स्टेटस। कांग्रेस का कहना था कि डोमिनियन स्टेटस की मांग तो बहुत पुरानी हो गई, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। तो वो संघ वाली बात भी तो थी, लेकिन प्रांतों को यह आज़ादी होगी कि वह संघ में शामिल हो या ना हो। कांग्रेस को इसमें देश के विभाजन का मतलब एक तरह से बंटवारे का डर दिख रहा था और मुस्लिम लीग तो वो नहीं मानी। मुस्लिम लीग इसलिए नहीं मानी क्योंकि इसमें साफ साफ पाकिस्तान या धार्मिक आधार पर विभाजन की कोई बात नहीं की गई थी। उनकी मांग पूरी नहीं हो रही थी, मतलब कि एक ऐसा प्रस्ताव जो किसी को पसंद नहीं आया। इसी मिशन के बारे में गांधी जी ने वो अपनी मशहूर बात कही थी, पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि उत्तर दिनांकित चेक, यानी एक ऐसा चेक जिसकी तारीख भविष्य की है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जवाहरलाल नेहरू ने तो इसमें एक और बात जोड़ दी। उन्होंने कहा था कि यह डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य तो खुद ही डूब रहा है, तो उनके वादों का
क्या भरोसा। इस मिशन से कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर बातचीत कौन कर रहा था? मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, यह दोनों आधिकारिक वार्ताकार थे। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद माहौल और बिगड़ गया। इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की जमीन तैयार हुई। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसके पीछे क्या सिर्फ क्रिप्स मिशन का फेल होना ही कारण था? इसको जानते हैं? नहीं, और भी कारण थे, जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध की वजह से महंगाई और आर्थिक समस्याएं बहुत बढ़ गई थी और अटलांटिक चार्टर वाला मामला भी था। उस पर ब्रिटेन की जो दोहरी नीति थी उससे भी लोग नाराज थे। इस समय तक आते आते गांधी जी के विचारों में काफ़ी बदलाव आ चुका था। उन्होंने तो कांग्रेस को एक तरह से चुनौती दे दी थी। वो जो उन्होंने कहा था, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इस चेतावनी ने काम किया। इसके बाद 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद कर रहे थे। वहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया और इसे पेश जो है नेहरू जी ने किया था और समर्थन सरदार पटेल ने। 1 मिनट जो ये नारा है भारत छोड़ो, यह किसने दिया था उसको जानते हैं? गांधी जी का नहीं था। नहीं, यह नारा जो था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे। वो उस समय बम्बई में थे। कहते हैं कि साइमन गो बैक का नारा भी उन्होंने ही दिया था। ठीक है, साइमन गो बैक और भारत छोड़ो यूसुफ मेहर अली। फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख 8 अगस्त 1942, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। उस दिन गांधी जी ने अपना वो प्रसिद्ध भाषण दिया और नारा दिया, करो या मरो। मतलब तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में जान दे देंगे। लेकिन अगले ही दिन 9 अगस्त को लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे को बदल दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मरो नहीं मारो। तो आंदोलन का ऐलान तो हो गया था। अंग्रेज सरकार ने क्या किया उसको जानते हैं? वो तो तैयार बैठे होंगे पूरी तरह से। आंदोलन शुरू होने से पहले ही उन्होंने ऑपरेशन ज़ीरो आवर चला दिया। ऑपरेशन ज़ीरो आवर ये क्या था? इसके तहत 9 अगस्त की सुबह, मतलब सूरज निकलने से भी पहले, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, नेहरू, पटेल को, सबको। ठीक है, तो सब सारे जो नेता थे वो गिरफ्तार हो गए। तब ग्वालियर टैंक मैदान पर झंडा किसने फहराया? वो हिम्मत दिखाई अरुणा आसफ अली ने। यहाँ पे नोट करेंगे आप अच्छे से। उन्हें 1942 की रानी झांसी भी कहा जाता है। तो इन सब नेताओं को रखा कहाँ गया था? सबको अलग अलग जगहों पर। महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी और जी को कस्तूरबा गांधी में रखा गया और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया और नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू को जो है अल्मोड़ा जेल में और अब्दुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हें पटना की बांकीपुर जेल में और जयप्रकाश नारायण को हाजी हजारीबाग जेल में, जहां से वह बाद में भाग निकले थे। आगा खान पैलेस में कुछ दुखद घटनाएं भी हुई। वहीं पर कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई दोनों का निधन हो गया था और गांधी जी ने जेल में उपवास भी किया था। 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। बाद में जब उनकी तबीयत बिगड़ गई तो 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। इस आंदोलन के समय एक अमेरिकी पत्रकार भी गांधी जी के साथ थे, लुई फिशर। वो उनके जीवनीकार भी हैं। तो जब बड़े नेता जेल में थे तो आंदोलन रुका नहीं, वह भूमिगत हो गया। इसमें सबसे बड़ा काम किया उषा मेहता ने। उन्होंने बम्बई से एक भूमिगत रेडियो प्रसारण शुरू किया, अंडरग्राउंड रेडियो। उसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम। और जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, यह सब भी सक्रिय थे। सब भूमिगत
गतिविधियों में बहुत सक्रिय रहे। इस आंदोलन की एक और खास बात ये थी कि समानांतर सरकारें, 3 प्रमुख समानांतर सरकारें बनी। पहली कहाँ बनी थी? पहली बनी बलिया उत्तर प्रदेश में, इसका नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया। और दूसरी दामलोग बंगाल में, यहाँ जातीय सरकार का गठन हुआ। और तीसरी सतारा में, जो सबसे लंबे समय तक चली, सतारा महाराष्ट्र में, इसका नेतृत्व नाना पाटिल ने किया और यह सबसे लंबे समय तक चली। लेकिन जाहिर है सब लोग इस आंदोलन के समर्थन में बिल्कुल नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका कड़ा विरोध किया। मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान दिवस भी मनाया 23 मार्च 1943 को। दिसंबर 1943 में तो कराची अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा भी दे दिया गया, दे दिया। और डॉक्टर अंबेडकर का क्या रुख था? उन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया। उनका तर्क था कि कानून व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, खासकर तब जब दुश्मन सीमा पर हो। तेज बहादुर सप्रू ने भी कहा, उन्होंने इसे अविचारित और असामयिक कहा। आंदोलन में जो हिंसा हुई उसकी जांच के लिए भी कुछ हुआ। अंग्रेजों ने विकिंडन कमीशन नियुक्त किया। तो कुल मिलाकर इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य की जो नींव थी वो हिला दी। इसने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता अब किसी भी कीमत पर गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। तो क्रिप्स मिशन की कूटनीति असफलता से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन के जन आक्रोश तक 1942 ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यह एक निर्णायक मोड़ था जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अब बातचीत या छोटे मोटे सुधारों का समय बीत चुका है। अब सवाल सिर्फ एक था, पूर्ण स्वतंत्रता, और वह कब और कैसे मिलेगी। तो चलिए अब उन दस्तावेजों पर हम नज़र डालेंगे। कल देखेंगे हम ये आगे का टॉपिक। तो आज यहाँ तक हम इसको फिनिश करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे, आप लोग अच्छे से इसको समझिए, देखिए। और मैंने थोड़ा इनको इंटरेस्टिंग बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिए, इसको समझेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जब तक नहीं पूरा देखेंगे तब तक आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं इसमें पता चलेंगी। तो आप अच्छे से इसको प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए अपनी। हम शाम को देखेंगे आज टेस्ट सीरीज़, कुछ नया टॉपिक, नई टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। कल हमने उसमें जो हमने टेस्ट सीरीज़ की थी 6314, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा थे। आज हम कुछ दूसरी टेस्ट सीरीज़ उठाएंगे और विथ सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मिलते हैं नए टॉपिक्स और टेस्ट सीरीज़ के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।